ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। अस्सलाम वालेकुम। रेडियो पाकिस्तान की पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज भी एक ऐसा पॉडकास्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें अवाम का बराह रास्त ताल्लुक बनता है। जी हाँ जनाब, पाकिस्तान पॉवर्टी एलिविएशन फंड, इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नादिर गुल बाड़ीच हमारे साथ मौजूद हैं। इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया सबसे आपका। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, रमजानुल शुक्रिया। मुबारक के इस बाबरकत महीने में आपने वक्त निकाला और हमारी ऑडियंस के साथ जो है वो कुछ हम आज गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान तखफीफ गुर्बत फंड है उसके हवाले से। और आपको ये भी साथ साथ बताते चलें कि पीपीएफ को हालिया नादिर गुल साहब की ही कहना चाहिए कि लीडरशिप के अंदर यूके एनर्जी वर्कफोर्स का एक अवार्ड मिला है और ये रिन्यूएबल एनर्जी पे ये अवार्ड दिया गया है। और मौसमियाती तब्दीली के जो असरात मुरतब हो रहे हैं उसके अंदर पाकिस्तान में किस तरीके से काम किया, ये अवार्ड इस हवाले से था। अब ये एक बहुत मेरा ख्याल है कि एक ऐसी बात है कि जो हम सबको बड़ा मोटिवेट करती है कि पाकिस्तान का किरदार बैनुल-अक़वामी सतह पर सराहा जा रहा है और उसमें पीपीएफ की कंट्रीब्यूशन क्या है, आज हम खुसूसी तौर पर इस पॉडकास्ट में उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन पहले अपने समझने और आपके समझने के लिए नादिर साहब, आपसे जो मैं पहला सवाल पूछना चाहूंगी कि ये पाकिस्तान का जो तखफीफ गुर्बत फंड है ये है क्या, इसके जो चीदा ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमें बता दें। जी बहुत शुक्रिया आपका जी। पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड सन 2000 में हुकूमत पाकिस्तान ने कायम किया एज ऑटोनोमस बॉडी और ऑब्जेक्टिव ये था कि कम्युनिटी लेवल पे कम्युनिटी ड्रिवन डेवलपमेंट को फ़रोग़ दिया जा सके और उसमें थ्रू कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, इसके साथ साथ माइक्रो फाइनेंस का सेक्टर डेवलप किया जा सके और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड्स हैं उसको एड्रेस किया जा सके। जो सस्टेनेबल गोल्स हैं जो कि अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं तो उसमें अभी हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पीपीएफ ने पिछले ऑलमोस्ट 2+ डेकेड जो है, जो 2.5 डेकेड ऑलमोस्ट है, इसमें हमने हुकूमत पाकिस्तान और मुख्तलिफ डोनर एजेंसीज की मामलत से एक तो हमने कम्युनिटी लेवल के हमने 137 के करीब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं पाकिस्तान के अंदर जिनको हमने स्ट्रेंथन किया। अच्छा। इसके साथ साथ कोई 5,50,000 के करीब कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस और कम्युनिटी ग्रुप्स थे जिनको हमने फॉर्म किया फॉर बॉटम अप अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट, कि लोगों की शमूलियत हो तमाम के तमाम डेवलपमेंट कामों के अंदर, राइट फ्रॉम कंसेप्चुलाइजेशन टू इट्स इम्प्लीमेंटेशन, उसकी मॉनिटरिंग वैल्यूएशन। इसके साथ हमने माइक्रो फाइनेंस का सेक्टर डेवलप किया पाकिस्तान के अंदर और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितना माइक्रो फाइनेंस का काम चल रहा है उसमें हम पायनियर रहे हैं। इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान को जब भी ज़रूरत पड़ी है किसी भी काम की, फॉर एग्जांपल जब 2005 के अंदर अर्थक्वेक आया तो उसमें 1,22,000 घर हमने अपने पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर कंस्ट्रक्ट किए। जहाँ जहाँ कोई कैटास्ट्रोफी आती है उसमें हमने अपनी कंट्रीब्यूशन दी है, चाहे वो 2005 का अर्थक्वेक हो, 2010 का फ्लड हो, उसके बाद पॉकेट्स के अंदर कभी कहीं पे कॉलरा इरप्ट हो गया, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया। 2022 का फ्लड था, फिर 2023 का भी इस वक्त जो दरिया सतलज के अंदर फ्लड आया था, तो उसमें हमने हमेशा अपनी कंट्रीब्यूशन दी है। हुकूमत पाकिस्तान की जो एफर्ट है उसमें रिलीफ, अर्ली रिकवरी और रिहेबिलिटेशन में हमने अपनी कंट्रीब्यूशन दी है। ठीक। अच्छा, अभी आपने क्योंकि कहा 137 एनजीओज जो हैं उनको आपने स्ट्रेंथन किया, किस सेक्टर की एनजीओज इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रही जिनके ऊपर आपने काम किया? ये ओवरऑल जी कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर जिन अच्छा। ऑर्गेनाइजेशंस ने काम किया, जैसे मैंने आपको बताया कि माइक्रो फाइनेंस एक सेक्टर था। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर कोई 39,000 के करीब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं जो कि हमने अपनी इन्हीं एनजीओज के जरिए हमने इंप्लीमेंट करवाया। ठीक। और जो सबसे बड़ी ब्यूटी है इसकी वही है कि 39,000 इंफ्रास्ट्रक्चर उस जो कि 10 बिलियन रुपीस से ज़्यादा उस पर इन्वेस्टमेंट आई है, लेकिन उसकी जो ऑपरेशन मेंटेनेंस है वो कम्युनिटीज़ खुद कर रही हैं। तो मेजर ऑब्जेक्टिव यही था पीपीएफ स्टैब्लिश करने का कि जो हुकूमत के ऊपर बर्डन है तमाम के तमाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की ऑपरेशन मेंटेनेंस का, वो ट्रांसफर किए जा सके कम्युनिटीज़ को, उनकी ओनरशिप हो, वो उसको ओन करें, कॉस्ट इफेक्टिव हो और उसकी ऑपरेशन मेंटेनेंस कम्युनिटी करें। तो 39,000 प्रोजेक्ट जिसके अंदर वाटर के प्रोजेक्ट्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के हैं, सैनिटेशन के हैं, रूरल रोड्स हैं, इनकी जो ओनरशिप है वो कम्युनिटी की है, इसकी ऑपरेशन मेंटेनेंस वो कम्युनिटी करती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, हम अपने सामीन को ये भी ज़रा बता दें कि आगे आने वाले जो दिन हैं मार्च के हवाले से, खुसूसी तौर पर जंगलात का कटाव के हवाले से, उससे किस तरह से उसे रोकना है, उसकी रोकथाम क्या करनी है। 21 मार्च को वो दिन मनाया जा रहा है, फिर आगे पानी का आलमी दिन जो है वो 22 मार्च को मनाया जा रहा है। तो आप बताएं कि गुर्बत का इन चीज़ों के साथ ताल्लुक है पाकिस्तान में? देखिए जी, हमारी एग्रो पेस्टल इकोनॉमी है। हमारे मुल्क की 65-70% आबादी ऐसी है कि जिसका दारोमदार एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक के ऊपर है। बिल्कुल। और एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक, लाजिम बात है, पानी के बगैर मुमकिन ही नहीं है, बल्कि पानी के बगैर ज़िंदगी का तस्वुर भी नामुमकिन है।
तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग लिंक है पॉवर्टी का और जो नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे, जिसके अंदर फॉरेस्ट है, वाटर है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर देख लें तो स्टिल जो पीने का साफ पानी है वो लेस देन 40% पॉपुलेशन को अवेलेबल है। और इसमें 2-3 एस्पेक्ट्स हैं। खाली ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन को अगर हम लेके चले, एक रूरल एरियाज़ के अंदर हमारी मैक्सिमम जो पानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ख़वातीन और बच्चों की होती है, तो मीलों मीलों दूर जाके उनको जी। पानी लाना पड़ता है। उनका जो टाइम कंज्यूम होता है उसके अंदर, जो कि कहीं प्रोडक्टिव साइड पे आप यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो पीने के साफ़ पानी का और सैनिटेशन हाइजीन फैसिलिटीज़ का ना होना, उससे आपको 22 बीमारियाँ हैं जिसका डायरेक्ट ताल्लुक वाटर बॉर्न डिजीज़ के साथ है। मेल न्यूट्रिशन के इश्यूज़ हैं जो कि वाटर से लिंक है उसका। तो हमने पॉवर्टी ग्रेजुएशन पे काम किया, 2 लाख खानदानों को हमने, जैसे हमारा बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दुनिया का एक रेनाउंड प्रोग्राम है जी। जिसमें सोशल प्रोटेक्शन हम देते हैं, तो हमने कोई 2 लाख घरानों को गुर्बत के चंगल से निकाला, उनको ग्रेजुएट किया। लेकिन घर में एक बीमारी आती है, दोबारा वो जीरो सम गेम हो जाती है जी। कि जो भी असेट्स हैं उनके वो असेटलेस हो जाते हैं। तो एक तो ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है, ये डायरेक्ट इसका लिंक है पॉवर्टी के साथ। अगर पीने का साफ पानी नहीं होगा, बीमारियां बढ़ेंगी, बिल्कुल। और पानी का एक्सेस नहीं होगा तो खवातीन का टाइम उसके ऊपर लगेगा, दूर बिल्कुल। दराज इलाकों से जाके वो लेकर आएंगी। एक किस्म का एक्स्ट्रा लेबर बर्डन है जो कि खवातीन और बच्चों के ऊपर है। दूसरा, क्लाइमेट चेंज के असरात, आपको पता है कि पाकिस्तान जो है, हमारी कंट्रीब्यूशन ऑल्दो नेग्लिजिबल है ग्लोबल वार्मिंग के अंदर और जो कार्बन एमिशन है, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त वर्स्ट अफेक्टेड है टू क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स जो हैं। अब उसमें हमारा नंबर पहले 8 आ रहा था, अब सुना कि 5th नंबर पे हम आ गए। जी। कंट्रीब्यूशन हमारी 0% है, लेकिन ये है कि जो हमारी इफेक्ट है उसके, वो दुनिया के 5 ममालिक या 8 ममालिक, इसके बीच में वो फिगर चल रही है कि हम अफेक्टेड हैं। तो जब एक फ्लड आता है तो हमने देखा कि लोगों के घर बह जाते हैं, उनका एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक बह जाता है, तो दोबारा वो जीरो सम गेम होती है, हाँ जी, दोबारा तौर पे वो माशी हालत बिल्कुल, तबाह हो जाते हैं लोग। बिल्कुल। तो गुर्बत और नेचुरल रिसोर्सेज का बड़ा स्ट्रॉन्ग ताल्लुक है, और ख़ास तौर पे जैसे हमारी एग्रो-पेस्टल इकोनॉमी है कि हमारी डिपेंडेंसी नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर है, तो इसको तो बड़ा स्ट्रॉन्ग लिंक है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है दुनिया के अंदर, जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो क्लाइमेट चेंज के असरात हैं, इसके लिए हमें मजीद रेडी होना पड़ेगा और हमें ऐसे इक़दामात लेने पड़ेंगे कि हम एक डिज़ास्टर रेजिलियंस मुल्क बन जाए, हम फ्लड रेजिलियंट मुल्क बन जाए, ताकि हम आने वाले जो हमारे आने वाले दिनों में जो इसके असरात हैं, बारिशों का ज़्यादा होना, ग्लेशियर का मेल्ट होना, सैलाब का आना, और ड्राउट का, ये एक और फिनोमिना है, लानिना फिनोमिना, जिसको हम कहते हैं कि 23 साल के बाद ड्राउट का एक साइकिल चलता है। और चूंकि हमारा मुल्क अल्लाह पाक ने हर किस्म के लैंडस्केप से हमें नवाजा हुआ है, तो एक साइड पे हमारे पास फ्लड आ रहा होता है, दूसरी साइड पे हमारे पास सिवियर ड्राउट होता है। तो ये सारे वही क्लाइमेट के असरात हैं जिससे बचने के लिए। बलूचिस्तान हिट होता है, इसके अंदर आपका जो थर का इलाका है वो बहुत रेस्ट होता है, तो ग्राउंड वाटर की डिप्लीशन एक और इशू है इसके अंदर। तो डायरेक्ट लिंक है क्लाइमेट चेंज का और डिजास्टर का पॉवर्टी के साथ। ठीक है। अभी नादिर साहब, आप ज़िक्र कर रहे थे कि जो ऐसे इलाके के जहाँ पे रिसोर्सेज़ की कमी है, पीने के साफ पानी के हवाले से भी पीपीएएफ ने बड़ा काम किया है। मुझे ये बताएँ, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी तो अब ये मसला बड़ा संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गया है। ज़ेर-ज़मीन पानी नहीं है, लोग बोरिंग करते हैं। अब वो पानी की हमें सेहत का भी नहीं पता होता कि वो हमारे लिए ठीक है, नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है कि इंसान ने पानी के बगैर तो गुज़ारा हो नहीं सकता। तो ये लामहला हमें चीज़ें चाहिए भी। तो कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को भी फ़ोकस किया इस प्रोग्राम के अंदर, जहाँ-जहाँ आपने जो साफ़ पीने का पानी है उसके हवाले से देखा जाए तो? देखिए, एक तो हमारे यहाँ पे गवर्नेंस और मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं, जी। और ख़ास तौर पे मेट्रोपॉलिटन जहाँ पे रिसोर्सेज़ की अवेलेबिलिटी होती है, वहाँ पे ज़्यादातर जो मिसमैनेजमेंट होती है। इंतज़ाम और इंसराम है बेसिकली, उसको देखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से। अब देखें, वाटर डेफिशिएंट एरियाज़ हैं हमारे पास, ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, बलूचिस्तान के एरियाज़ हैं, सिंध के अंदर है, पंजाब के अंदर कुछ बेल्ट है जहाँ पे वाटर डेफिशिएंसी है। लेकिन शहरों के अंदर तो मेरे ख्याल ये कि थोड़ा सा गुड गवर्नेंस और इम्प्रूव मैनेजमेंट के साथ हम चीज़ों पे इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अब आप देख रही हैं कि उन शहरों के अंदर वाटर टैंकरिंग से पानी अवेलेबल होता है, लेकिन आपके मेन सोर्स से अवेलेबल नहीं। तो मेरे ख्याल है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ दोज इशूज। पीपीएफ ने यकीनन जो पेरी अर्बन एरियाज हैं उन शहरों के अंदर, वहाँ पे हमने काम किया। वो मोस्टली पुअर लोग हैं, जो कच्ची आबादी है हमारी बेसिकली, हर जो अफोर्ड भी नहीं कर सकती हैं। तो एक तो यह कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एक इशू है, उसके बाद हेल्दी और साफ पीने का पानी एक अलग इशू है।
तो उसमें यह है कि बाज़ औक़ात नलका भी है, पानी भी आ रहा है, लेकिन वो सेफ़ नहीं है फॉर ड्रिंकिंग बिल्कुल। वाटर। तो उसमें ये है कि लोगों को सबसे पहले तो ये है कि लोगों को भी एक फ़र्ज़ बनता है कि वो भी इस हवाले से अवेयरनेस लें कि जी पानी को, जहाँ पे पानी कंटामिनेटेड है उसको बॉयल करके ठंडा करके उसको बिल्कुल। इस्तेमाल करें। हाइजीन प्रैक्टिसेस अपनी इम्प्रूव करें, जो सॉलिड वेस्ट है उसको प्रॉपर मैनेज करें, क्योंकि जो आपका वाटर बॉर्न डिजीज़ है वो सारा का सारा लिंक है आपका सैनिटेशन, हाइजीन और वाटर की अवेलेबिलिटी और ये कूड़ा जो है। तो इसके साथ ही जो है ना वो मक्खियाँ, मच्छर भी पैदा होते हैं, जिससे बीमारियाँ पैदा होती हैं। तो एक तरफ तो ये है कि हमें प्रिवेंटिव साइड पे हमारी जो कम्युनिटीज़ हैं उसमें अवेयरनेस रेजिंग की ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको बताया कि 5,50,000 करीब इंस्टीट्यूशन हमने कम्युनिटीज़ के अंदर फॉर्म किए हैं, और उनका काम यही है कि वो खुद भी अवेयर हों और अपनी कम्युनिटीज़ को भी अवेयरनेस एजुकेट है। कर रहे हैं। और उसके बाद ये है कि जो सर्विस डिलीवरी है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ओवरऑल अर्बन एरियाज़ के अंदर भी और रूरल एरियाज़ के अंदर भी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, क्योंकि हम मौसमियाती तब्दीली के हवाले से भी बात अभी कर रहे थे आप, तो पीपीएफ ने इस कॉन्टेक्स्ट में क्या काम किया है? देखिए क्लाइमेट चेंज के असरात को कम करने के लिए एक तो ये कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की मैंने बात की है उसमें कोई 10,000 करीब ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज और सैनिटेशन के प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हमने काम किया है। ठीक है। कोई 6,000 के करीब ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि डायरेक्ट उनका लिंक ही ड्राउट मिटिगेशन प्रोजेक्ट से है या फ्लड प्रोटेक्शन वॉल्स हैं कि जो अगर ड्राउट आता है या सैलाब आता है तो उससे उन कम्युनिटीज़ को बचाया जा सके। तो इसमें 5,000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट हमने कम्युनिटी के साथ मिलकर इसके ऊपर काम किया। और इसके अलावा क्लाइमेट चेंज के असरात को कम करने के लिए हमने रिन्यूएबल एनर्जी पे काम किया है, जिसमें हमने कोई 300 के से ज़्यादा प्रोजेक्ट पे काम किया है और 11 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी हमने प्रोड्यूस की है, जिसके अंदर सोलर एनर्जी है, उसके अंदर हाइडल पावर है, उसके अंदर जो आपका विंड एनर्जी है, बायोगैस एनर्जी है। इनके हमने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम किया और अभी पीपीएफ को रिसेंटली जो यूके का एक अवार्ड है वर्कफोर्स अवार्ड 2024, वो पीपीएफ को उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी में कंट्रीब्यूशन के हवाले से दिया। तो ये बेसिकली जो क्लाइमेट चेंज है उसके हवाले से हमारी कंट्रीब्यूशन है। फिर क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन के हवाले से हमने केपी और बलूचिस्तान के अंदर जो लो डेल्टा क्रॉप्स हैं उसको हम प्रमोट कर रहे हैं कि जहाँ वाटर डेफिशिएंट है वहाँ पे आप फॉर एग्जांपल अब बलूचिस्तान के हॉर्टिकल्चर बेल्ट है, वहाँ पे सेब को बड़ा प्रमोट किया गया, अनियन को प्रमोट किया गया। अब ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। तो हम ऑलिव को प्रमोट कर रहे हैं इन रीजन के अंदर। हमने ऑलिव की प्लांटेशन को एक्सपैंड किया है इन इलाकों के अंदर। हमने ऑलिव एक्सट्रैक्शन प्लांट लगाया ताकि लोगों का अट्रैक्शन हो के जो लो डेल्टा क्रॉप्स हैं उससे भी उनकी इनकम ज़्यादा हो सकती है। ये हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलके ये ये हुकूमत प्रोजेक्ट आप कर पाकिस्तान रहे के हैं? साथ ओके, बिल्कुल मिलकर किया। ठीक है। हमारे जितने भी काम है जी, हम हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी को देख के उसको उनके एफर्ट्स को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। दूसरा ये कि पीपीएफ के अंदर आज तक जो इन्वेस्टमेंट हुई है फंड की, उसमें सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है। $1 अरब से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पीपीएफ को सपोर्ट किया है, वर्ल्ड बैंक की फंडिंग से या बाकी डोनर की फंडिंग से। तो यकीनन हमारी जो पॉलिसी है, दूसरा ये कि हमारा जो गवर्निंग स्ट्रक्चर है उसके अंदर हुकूमत पाकिस्तान के 3 डायरेक्टर मौजूद है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन है और पॉवर्टी एलिवेशन है। हम जो भी काम करते हैं हम हुकूमत की जो पॉलिसी है उसको देख के उसके एफर्ट्स को हम कॉम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक। और फिर अगेन मैं बात करूँगी, और जो एनजीओज़ भी ज़ाहिर है अपनी-अपनी जगहों पे काम कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी के हवाले से बहुत सारी एनजीओज़ काम कर रही हैं, तो इनको भी साथ-साथ आप सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल जी, देखिए जो एक 37 एनजीओज़ की मैंने आपको बात की थी, तो जी। उसमें एक तो ये है कि उनकी हमने ओवरऑल कैपेसिटी बिल्ड की है, उनके इंस्टीट्यूशन को हमने स्ट्रेंथन किया है। जो प्रोग्राम तो ये अप्रोचेज़ है, एनजीओ, सॉरी टू कट यू, मुझे ये बताएँ, एनजीओज़ आपको खुद अप्रोच करती हैं या आप लोग खुद उनके पास जाते हैं? बेसिकली हमारा तरीक़ाकार ये है कि जब भी हमारे पास कोई फंडिंग आती है हम अखबार में ऐड देते हैं, उसमें अच्छा। एनजीओज़ अप्लाई करते हैं, उनका अपना शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया होता है। तो हमने ओवर लास्ट 2+ डेकेड्स जो है ना उसमें 137 करीब एनजीओज़ को हमने स्ट्रेंथन किया। उनकी प्रोग्राम अप्रोचेज़ पे हमने स्ट्रेंथन किया, जैसे माइक्रो फाइनेंस मैंने जी। कहा है कि उसके अंदर हमने उनको स्ट्रेंथन किया, क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमने स्ट्रेंथन किया। उससे ये कि एक तरफ तो वो एनजीओज़ इस काबिल हुए कि उन्होंने पीपीएफ की फंडिंग से जितने भी कम्युनिटी डेवलपमेंट के काम है, जो मैंने आपको डिटेल बताई, उसमें वो जी। बड़ी मावनत उनकी रही है। और उसके साथ-साथ फिर वो खुद चूँकि उनकी अपनी कैपेसिटी बिल्ड हो जाती है, तो बाकी डोनर से भी वो रिसोर्सेज़ मोबिलाइज़ करते हैं और वो फिर इन्हीं अप्रोचेज़ के ऊपर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, क्योंकि अभी आपने पाकिस्तानी हुकूमत के हवाले से भी बात की, इंटरनेशनल डोनर का भी आपने ज़िक्र किया, तो थोड़ा-सा मज़ीद हम चाहेंगे कि माशी लिहाज़ से और माशरती लिहाज़ से जो भी इनिशिएटिव पीपीएफ के आ रहे हैं, वो किस तरह से इसके अंदर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं? ज़रा मज़ीद थोड़ी-सी तफ़सील इस बारे में बताएँगे आप? देखिए जी, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हुकूमत पाकिस्तान की जो प्रायोरिटीज़ होती हैं, हुकूमत पाकिस्तान का विज़न 2025 था
इसके साथ साथ इस वक्त सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स चल रहे हैं, हम्म, तो पीपीएफ भी अपने प्रोग्राम्स को उनके साथ अलाइन करता है। ठीक है। एक तो और आपने माइक्रो फाइनेंस का बता दिया, मौसमियाती तब्दीली का, और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के हवाले से बता दिया। इसके अलावा रेन्यूएबल बताइएगा। एनर्जी का मैंने आपको बता दिया कि जी। रेन्यूएबल एनर्जी पे हमने काम किया। हमने डिजास्टर रेजिलियंस के ऊपर, डिजास्टर मिटिगेशन के ऊपर, डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर हमने काम किया कम्युनिटी के साथ मिलकर। हेल्थ एजुकेशन के अंदर हमने एक्सटेंसिव काम नहीं किया है। सर, ये जो इनके साथ आपने काम किया, ये क्या सिर्फ शऊर और आगाही फराहम करने तक है, या उनको साथ में अगर खुदा न खास्ता फ्लड आ जाता है तो उससे उसके बाद जो इफेक्ट आते हैं उनके माशी लिहाज से, उसके ऊपर काम किया, या उनकी अभी का जो लाइफस्टाइल है कि पहले से ही किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है? थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि ये देखिए जरा जी, तफसील एक से तो बताइएगा। जो बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन है, जी। उसके ऊपर हमने काम किया है कि लोगों को मुख्तलिफ जो ज़िंदगी की, इंसान की ज़िंदगी में जो प्रिवेंटिव साइड के ऊपर कसते हैं, हाइजीन ठीक है। एजुकेशन होगी, जो मैटरनल मोर्टेलिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं, डिजास्टर रेजिलियंस के ऊपर क्या करने की जरूरत है। हम्म, एक तो अवेयरनेस रेजिंग है, सेंसिटाइजेशन है, कैपेसिटी जी। बिल्डिंग है, वो अपना एक इम्पॉर्टेंट काम है, ठीक है। जिसके ऊपर हमने मोर देन मिलियंस ऑफ पीपल को हमने ट्रेन किया। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि 39,000 इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं, जिसमें ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है, सैनिटेशन है, एनर्जी, रेन्यूएबल एनर्जी के काम हैं, और रूरल रोड्स हैं। हम्म, ये बेसिकली वो आपका सॉलिड काम है जो कि डिजास्टर को प्रिवेंशन के हवाले से भी है, प्रोविजन ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस डिलीवरी भी इसके अंदर शामिल है, और इसके साथ साथ जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, अवेयरनेस रेजिंग है, सेंसिटाइजेशन है, वो दैट्स आल्सो दोनों इंटीग्रल चीजें पार्ट ऑफ साथ-साथ चल रही है। दी। बिल्कुल, क्योंकि ज़ाहिर है फ्लड के बाद जिसका सब कुछ चला गया, तो वो तो अपनी सारी उम्मीदें तोड़ बैठता है और एग्जैक्टली। बड़ा अब हाँ जैसे जी। फ्लड के अंदर जब भी फ्लड जी, आया, 2010 का फ्लड आया, 2022 का आया, जी, 2023 का आया, बीच में भी 2007 के अंदर जी। 2011 कुछ में एरिया के बिल्कुल अंदर आया, आया था, 2011 बिल्कुल। के अंदर आया। जी, जी, उसमें यह कि जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है वो रिलीफ की होती है। जी। तो उसमें पीपीएफ का भी मॉडस ऑपरेंडी यही है कि हम इमीडिएटली जो इलाके हैं उनका विजिट करके देखते हैं कि क्या नीड है। नॉर्मली जो नीड आती है, सबसे पहली खुराक की जरूरत होती है, जी, नॉन फूड आइटम की जरूरत होती है, इमीडिएटली लाइफ स्टॉक की वैक्सीनेशन की जरूरत होती है, इंसानों की ट्रीटमेंट की बिल्कुल। जरूरत होती है। ये वो 3-4 काम है जो इमीडिएटली एज ए रिलीफ में करने पड़ते हैं। फिर जी, ये कि उस वक्त जो खवातीन होती है, प्रेग्नेंट होती है, उनको इमीडिएटली बिल्कुल। एक्सेस टू हॉस्पिटल की जरूरत होती है। वाटर उसके बॉर्न डिजीज़ेज़ वाटर होती बॉर्न हैं, डिजीज होते बिल्कुल। हैं, उसको एड्रेस करने की जरूरत होती है। इसके बाद फिर अर्ली रिकवरी का आता है स्टेज, जी, कि जिसके अंदर आपने रिहेबिलिटेट करना है उनके ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम्स को, उनके हेल्थ एजुकेशन की जो फैसिलिटीज हैं, उनका जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया उसकी रिहेबिलिटेशन है। तो पीपीएफ की हमेशा डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, हम हमेशा हुँ, रिलीफ, अर्ली रिकवरी और रिहेबिलिटेशन, इसमें हमारा रोल है। अब 2022 का जो फ्लड आया था उसमें हम कोई 61 यूनियन काउंसिल हैं जिसके अंदर हमने स्टार्ट लिया रिलीफ के साथ, ठीक है। अर्ली रिकवरी पे आया, अब हम रिहेबिलिटेशन में जा रहे हैं उन इलाकों के अंदर। हुँ, हुँ, 2005 का अर्थक्वेक आया, हुकूमत पाकिस्तान की मामले से हमने रिलीफ, अर्ली रिकवरी में काम किया। उसके साथ साथ हमने 1,22,000 घर कंस्ट्रक्ट किए। आवारान के अंदर ज़िलज़ला आया, उसके अंदर हम 7,000 घर कंस्ट्रक्ट किए। हुँ, हुँ। तो ये ओवरऑल जो रिस्पॉन्स है वो रेस्क्यू, चूंकि ज़्यादातर हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, आर्मी, एफसी ये करते हैं, लेकिन उसके बाद जो रिलीफ का आता है उसमें हम जैसे इदारे जो है उनका रोल बनता है, और फिर इसके बाद अर्ली रिकवरी और रिहेबिलिटेशन। तो हम जी, बेसिकली ओवरऑल इन तमाम एरियाज के ऊपर हमने कंट्रीब्यूशन दिया। ठीक हो गया। अच्छा, ये भी बताइएगा, क्योंकि आप कम्युनिटी की अभी आपने बात की, कम्युनिटी की जो डेवलपमेंट के लिए जो अप्रोचेज़ आप लेकर चल रहे हैं, वो क्या-क्या है कि उनको सबको इकट्ठे एक प्लेटफ़ॉर्म पे हम लेके जा सकें? क्योंकि अभी हम देखते हैं इक्तिसादी लिहाज से पाकिस्तान को, तो कोई अच्छा तासुर इस सेंस में नहीं है कि महँगाई बढ़ती जा रही है, फिर ऊपर से अभी रमज़ानुल मुबारक है, लोगों का जो एक आम रूटीन के अंदर जो इखराजात होते हैं, वो ज़रा रमज़ान में ज़रा ज़्यादा ज़ायद हो जाते हैं। तो किस तरह से जो है वो पीपीएएफ जो है वो उनको एक धारे में लाने की कोशिश कर रहा है, उसके बारे में ज़रा बताइएगा? हमारा जो मॉडस ऑपरेंडी है काम का, वो ये है कि हम जब किसी गांव में जाते हैं तो हम किसी प्री माइंड सेट आइडिया नहीं जाते हैं। जी, हम कम्युनिटी को कहते हैं कि भाई आप 15, 20, 50 घराने एक विलेज के अंदर हैं, तो आप आपस में सबसे पहले तो आप ऑर्गेनाइज हो जाएं, ठीक है। आप एक आवाज़ हो जाएं, और दूसरा ये समझ लें कि इश्यूज क्या क्या हैं। हुँ, तो सबसे पहले हम तंजीम साजी करते हैं गांव की सतह के ऊपर। जब वो एक तंजीम बन जाती है उसके बाद हम उनको कहते हैं कि आप खुद क्या कर सकते हैं सेल्फ हेल्प बेसिस पे। ठीक है। हम एक ओनरशिप का कल्चर इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं। हुँ, तो उनकी तंजीम साजी हम करते हैं, हम कहते हैं कि आप अपनी तंजीम बनाएं, आप सेविंग से स्टार्ट लें, आप सेविंग करें, हर घर जो है 10-10 रुपए, 20-20 जो भी वो जमा कर सकता है वो जमा करके सबसे पहले तो आपके इलाके के अंदर जो गरीब है आप उनको छोटे से कर्जे दे दें ताकि उनके वो इमीडिएट मसाइल हल हों। इसके बाद हम उनसे डेवलपमेंट प्लानिंग की एक्सरसाइज कराते हैं कि आपके गांव के अंदर मसाइल क्या क्या हैं, हुँ, क्या लिस्ट है। तो वो एक लिस्ट आ जाती है, शॉपिंग लिस्ट आ जाती है कि जी हमारे पास ये हेल्थ नहीं चीज़ है, नहीं एजुकेशन है, नहीं हाँ, है, बिल्कुल। तालीम नहीं है, रोड नहीं है,
डिजास्टर मिटिगेशन की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, तो वो एक लिस्ट हमारे पास आती है। ठीक है। उसमें फिर हम देखते हैं कि हम क्या सपोर्ट कर सकते हैं। हम्म। तो हम उनको ये कहते हैं कि अच्छा इसमें आप क्या कर सकते हैं, जी। उसमें हम उनकी अपनी कंट्रीब्यूशन लेते हैं उनसे। ठीक है। तो उसमें नॉर्मली 20% हम कहते हैं, वो कहते हैं कि हम गरीब लोग हैं, हम कहते हैं चलो एक्सकेवेशन तो आप कर सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो बेलचा उसी वक्त उठाएगा जब उसको जरूरत होगी उस चीज बिल्कुल। की। ठीक क्योंकि हमने पाकिस्तान के अंदर देखा, घोष स्कूल है, घोष हॉस्पिटल है, घोष वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, कि कम्युनिटी को जरूरत नहीं पड़ती है सिर्फ 2 नौकरियों के लिए। वो कहते हैं ठीक है जमीन हम दे रहे हैं, आप ये स्कीम लगा दें। तो हम इंश्योर करते हैं कि जो भी इन्वेस्टमेंट हो वो एक्चुअल नीड के ऊपर हो लोगों की। बिल्कुल। उसके बाद जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है उसमें भी कॉन्ट्रैक्टर्स को हम इन्वॉल्व नहीं करते। हम कहते हैं ठीक है ये आपका पानी की स्कीम है, हम आपको इंस्टॉलमेंट में पैसे देते हैं, आप खुद कंस्ट्रक्ट करें। तो वो जो ओनरशिप का कल्चर है वो डे वन से इनकलकेट हो जाता है, कम्युनिटी उसको ओन करती है। फिर उसको हम ऑपरेशन मेंटेनेंस की ट्रेनिंग देते हैं, और वो हमने देखा ही है कि 39,000 इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट हमने किए हैं 20 साल के बाद भी 90% प्लस प्रोजेक्ट हमारे आज भी फंक्शनल है। ठीक। तो ये वो मॉडस ऑपरेंडी है कि नीड भी कम्युनिटी खुद आइडेंटिफाई करती है, हम किसी प्री माइंड सेट के साथ नहीं जाते हैं। ठीक है। उसका सोल्यूशन भी वो खुद हमें बताते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी वो खुद करते हैं, उसकी ऑपरेशन मेंटेनेंस भी वो खुद करते हैं। तो जबरदस्त। ये वो मॉडस ऑपरेंडी है कि जिसके जरिए बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव डेवलपमेंट होती है, बिल्कुल। आपके पैसे जाया नहीं होते हैं, आपका कोई जो ना डिफंक्ट वाटर सप्लाई स्कीम, डिफंक्ट स्कूल, डिफंक्ट हेल्थ फैसिलिटी नहीं होती है। नहीं, ये आपने जो सेंस ऑफ ओनरशिप की बात की है, वाकई जब वैसे पैसा मिला होगा, लगा होगा, उसकी कदर नहीं Exactly, होगी। लेकिन जब exactly, आपके अपने पॉकेट से चाहे 1 रुपया है और exactly. चाहे आप 99 रुपए जो है वो हुकूमत पाकिस्तान पीपीएफ के प्लेटफॉर्म से लगा दे, उसकी वो वर्थ ही होगी जो उस 1 रुपए की, कि हमें पता होगा कि ये हमारे पैसों से लगी है, तो हमें उसकी कदर भी होगी। बहुत अच्छी बात, और बड़े अच्छे इन चीज़ों को मेरा ख्याल है शऊर जो है और आगाही जो दी जा रही है कम्युनिटी के अंदर, और मेरा ख्याल है कि आगे ये राहें भी खोलता है सेल्फ सस्टेन होने के हवाले से, Exactly. जैसे अभी आपने बात की। अच्छा, पीपीएफ तालीम के शोबे में भी खदमात सर अंजाम दे रहा है, थोड़ा उसके बारे में बताइएगा हमें। तालीम के हवाले से एक तो हमने एग्जैक्ट नंबर तो मुझे याद नहीं है, जी, जी। हमने कम्युनिटी स्कूल्स को नहीं, हम सपोर्ट जन किया। जन जेनेरिकली कर राइट, क्या रहे हैं, ज़रा वो उसमें बता दें। बेसिकली ये है कि एक तो जिन इलाकों के अंदर स्कूल नहीं थे वहाँ पे हमने कम्युनिटी स्कूल का कॉन्सेप्ट जो है ना उसको हमने इम्प्लीमेंट करवाया कि कोई बच्ची वहाँ पे मैट्रिकुलेट है, उसको बच्चे अवेलेबल हैं, तो उनको हम सपोर्ट किया एक छोटा सा स्कूल स्टैब्लिश करने में, रीडिंग राइटिंग मटेरियल प्रोवाइड किया, टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की, तो उन बच्चों का हमने एनरोल किया। दूसरा, जिन जिन इलाकों के अंदर गवर्नमेंट के स्कूल हैं, अब जैसे अभी भी ये फ्लड के अंदर जो अफेक्टेड है उसमें हम रिहेबिलिटेट करने जा रहे हैं स्कूलों को, तो उनका जो मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं उसको हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उसके अंदर बच्चों को रीडिंग राइटिंग मटेरियल की ज़रूरत है। इसके अलावा जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, तो जब भी एनरोलमेंट कैंपेन चलती है उसमें हम पार्टनर्स के साथ मिलकर एनरोलमेंट कैंपेन्स को रन करते हैं, और इसके साथ साथ अब एक इनिशिएटिव हमने बलूचिस्तान के अंदर लिया, मदारिस के बच्चों को हम प्राइमरी साइकिल के अंदर उनको एनरोल कर रहे हैं उसमें, ताकि वो दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम भी हासिल करें। वो एक और इनिशिएटिव है जिसमें हम 13,000 बच्चों को करीब जो है ना उनको हमने एनरोल किया है दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम के ऊपर भी, और फिर उन बच्चों को टेक्निकल वोकेशनल स्किल भी हम प्रोवाइड करें। और ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए हमारा जो प्रोग्राम है वो यही है कि क्योंकि हमारे नौजवान जो हैं वो ज़्यादातर गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे, और दुनिया में कोई सरकार ऐसी नहीं है जो 100% लोगों को खुद जॉब दे। प्राइवेट सेक्टर है जिसका रोल बनता है, तो उसमें हम नौजवानों को तरगीब देते हैं कि तालीम के साथ साथ कोई हुनर सीखें और उससे वो अपना रोजगार कमाएं। तो एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक तो फॉर्मल एजुकेशन में हमारी कंट्रीब्यूशन रही है, दूसरा ये है कि उसके साथ साथ जो टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन है उसमें भी हमने 1 मिलियन के करीब बच्चों को ट्रेन किया स्किल डेवलपमेंट। जबरदस्त। अच्छा, पाकिस्तान के हवाले से जरा एक ये भी है कि 1980 से लेकर अब तक जो है वो आपको मालूम है कि अफ़गान महाजरीन को एक बड़ी तादाद में, मेरा ख्याल है कि दुनिया पूरी में शायद किसी जगह पे ऐसा नहीं होगा कि जहाँ महाजरीन को जो है वो इतने ऑनर के साथ रखा गया होगा, अपने ही इस सोसाइटी के अंदर उनको काम करने से लेकर जो है वो हर चीज़ के अंदर उनको मौका देना कि वो आए और अपना। तो इस हवाले से भी क्या पीपीएफ ने, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब खुद आपकी इक्तिसादी हालत, आपकी मईशत जो है वो अवाम का बोझ जो है वो पता नहीं कैसे उठा रही है, तो इतने लाखों के करीब जो है वो महाजिरीन आपके मुल्क के अंदर मौजूद हों, तो पीपीएफ ने इस इशू को भी एड्रेस किया? इसमें जी देखें, एक तो मैं यकीनन आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो अवाम है इन्होंने बहुत बड़ी सपोर्ट दी है पिछले 40-45 साल से रशियन इन्वेजन के बाद। और उसमें यह है कि ऑलरेडी मीगर रिसोर्सेज थे हमारे सोशल सेक्टर सर्विसेज के, लेकिन यह है कि हमने शेयर किया तमाम हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ इनके साथ। इसके अलावा रोज़गार के हवाले से एडिशनल पॉपुलेशन आई हमारे पास अफगान रेफ्यूजीज़ की, तो हमारे जो खेत खलियान थे उसमें उन्होंने कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की, लेकिन यह है कि ओवरऑल जो इफेक्ट था उनका, हमारे बहुत सारे फॉरेस्ट कट गए,
कई इलाके ऐसे हैं जी बलूचिस्तान के अंदर, केपी में, जहाँ जंगलात थे पूरे पूरे कट गए, इसलिए कि सर्दी का मौसम होता था तो अफगान रेफ्यूजी आए वहाँ पे, उन्होंने वो जंगल काटे हैं हीटिंग पर्पस के लिए। बिल्कुल वाटर रिसोर्सेज के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर रहा है इनकी वजह जी से। पीपीएफ ने एक तो ये कि हमारी इंक्लूसिव अप्रोच होती है, हम जिस इलाके के अंदर जाते हैं उसमें हम 100% पॉपुलेशन होती है उसको हम कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक हमने अफगान रेफ्यूजी सेग्रीगेटेड डाटा तो मेंटेन नहीं किया हुआ, लेकिन एक जो मॉडल जिसके ऊपर हमने काम किया, जो ग्रेजुएशन मॉडल की बात है, उसको यूएनएचसीआर ने बाय किया अच्छा और पिछले 4 साल से हम अफगान रेफ्यूजीज को ग्रेजुएट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें हम उनको असेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको हम स्किल दे रहे हैं ताकि कल को वो वापस अगर अपने मुल्क में जाते हैं तो वो एक रिस्पेक्टेबल कारोबार अपना बिल्कुल चला सकें, वहाँ पे रोजगार अपना कमा सकें। तो इस साल भी 3,500 करीब फैमिलीज हैं रेफ्यूजीज, अफगान रेफ्यूजीज, जिनको हम ये सपोर्ट इस साल भी एक्सटेंड कर रहे हैं। जबरदस्त। अच्छा, मैं 2 सवाल और ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी। एक तो ये कि जब दोबारा आते हैं उस इश्यू के ऊपर मौसमियाती तब्दीली के हवाले से, और आपने खुद ज़िक्र इस हवाले से किया कि पाकिस्तान इतना ज़्यादा इसमें मेरा ख़्याल है 0.1% जो है वो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की, सिर्फ़ ये मौसमियाती तब्दीली के जो असरात आ रहे हैं पूरी दुनिया में, और जिसमें सबसे बड़ा विक्टिम पाकिस्तान खुद है। तो डैमेज एंड लॉस फंड, क्योंकि COP 27 हुई, COP 28 हुई, पाकिस्तान ने वहाँ अच्छा खासा अपने केस को जो है वो दुनिया के सामने रखा। लेकिन ताहाल हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई फ़िलहाल पाकिस्तान की सुनवाई नहीं है। मतलब जो इंटरनेशनली कम्युनिटी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुज़ाहरा करना चाहता था, वो अभी तक फ़िलहाल नहीं हुई। तो कुछ क्या आप जैसा प्लेटफ़ॉर्म जो इंटरनेशनल डोनर्स के साथ बड़ा एक अब ट्रस्ट बेस्ड एक काम कर रहा है, तो क्या आप लोगों ने भी कभी अपने प्लेटफ़ॉर्म से इस चीज़ को उठाया इंटरनेशनल डोनर्स के सामने या इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने? जी, बिल्कुल जी, हमने तो कोशिश यही की है कि जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान केस लड़ती है, हम भी हुकूमत पाकिस्तान जी, की मानवत ही करते हैं इस हवाले से। COP 28 मैंने भी अटेंड किया जी, और अनफॉर्चुनेटली आप हिस्ट्री में जाके देख लें, क्योटो प्रोटोकॉल से लेके जिसके ऊपर बहुत रेजिस्टेंस रही है डेवलप्ड ममालिक की तरफ से, और आज तक सिर्फ जो है ना लिप सर्विस हुई है, मैं समझता हूँ हुँ, कि जो इफेक्ट हैं, जो ममालिक इफेक्ट हो रहे हैं इससे, और उनको कंपनसेट करने की बजाय मज़ीद जो है यही डेवलप्ड कंट्रीज़ है अपनी इंडस्ट्रियल बेस को स्ट्रॉन्ग कर रही है, जिससे ओज़ोन लेयर पे इफेक्ट हो रहा है, अब जी, जो कार्बन एमिशन है वो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन वो कंपनसेट नहीं करते हैं। कंपनसेशन का सिर्फ एक आजकल जो चल रहा है वो ये है कि जी कार्बन क्रेडिट आप ले लें, कि आप अपने मुल्क के जंगलात उनके हवाले कर दें और वो मज़ीद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करें और आप कुछ पैसे दें। जो डैमेज लॉस फंड था उसमें बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी। पेरिस के अंदर भी जो जी, कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर भी बहुत सारे कुछ ममालिक ने कहा कि जी $1 बिलियन पर ईयर हम देंगे, लेकिन इनफैक्ट मटेरियलाइज नहीं हुआ हुँ, कोई भी चीज़ ऐसी, बल्कि वही है कि रीप्रोग्रामिंग होगी। अब 2022 के अंदर जब पाकिस्तान के अंदर फ्लड आया तो यूएन के जनरल सेक्रेटरी आए, उन्होंने कहा कि $30 बिलियन के लॉसेस हुए हैं, और उसमें भी हमने देखा कि चूँकि हम भी इन्हीं डोनर्स के साथ काम करते हैं कि बजाय नई प्लेजेस के उन्होंने जो ऑलरेडी फंडिंग चल रही थी उसको रीप्रोग्राम किया। तो मेरा ख़्याल ये है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ की और ख़ास तौर पे डेवलप्ड कंट्रीज़ की, कि जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया बेसिकली ओज़ोन लेयर की डैमेज के ऊपर, जिसके हुँ, ऊपर क्लाइमेट चेंज के असरात हम पे पड़ रहे हैं। तो उसको कंपनसेट करने की ज़रूरत है। एक तरफ नेचर को कंपनसेट करने की ज़रूरत है कि मज़ीद जो क्लाइमेट चेंज अडैप्टेशन है उसके ऊपर जाया हुँ, जाए, जो पुअर कम्युनिटीज़ हैं उनको सपोर्ट किया जाए, और ख़ास तौर पे जो वो ममालिक जैसे पाकिस्तान है या नाइजीरिया है और ममालिक हैं हुँ, जो जो इसके असरात से अफेक्ट हुए हैं, तो डैमेज एंड लॉस फंड जो है उसको यकीनन स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है और इन ममालिक को सपोर्ट करने की ज़रूरत है कि एक तरफ तो जो ऑलरेडी लॉसेस हो चुके हैं हमारे, अब हुँ, $30 बिलियन की लॉसेस तो यूएन सेक्रेटरी जनरल ने पहले कहा, बाद में वो फिगर कम होते $20 बिलियन तक आ गई, तो स्टिल $20 बिलियन हुँ, एक बहुत बड़ी अमाउंट है। बिल्कुल। हम ऑलरेडी हमारे जितना भी जीडीपी हम डेट सर्विसिंग के अंदर दे रहे हैं, ऑलरेडी जी, हमारी कंडीशन बहुत बुरी है। तो मेरा ख्याल ये है कि उसमें थोड़ा-सा इस वर्ल्ड को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, बजाय लिप सर्विस के हुँ। एक्चुअल एक्शन तो पे आना पड़ेगा। ये पाकिस्तान की जो जियोग्राफिकल पोज़ीशन है, एक साइड पे चाइना, और चाइना इकोनॉमिक जायंट अपनी इंडस्ट्री की वजह से और अपनी इन्हीं तमाम चीज़ों की वजह से है। एक तरफ आपका इंडिया है, और इंडिया ने भी काफ़ी पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा इस हवाले से काम किया है। अब आपने कहा कि लिप सर्विस तो ऑब्वियसली ज़ाहिर है कि अगर तो लिप सर्विस खाली ना होती तो ज़ाहिर है अभी पाकिस्तान या मैं ये सवाल ही आपसे ना पूछ रही होती। अब मुझे ये बताइए कि हम ऐसा क्या पाकिस्तान, मतलब बाकी दुनिया को छोड़ें, बाकी दुनिया भी जो भी कंट्रीब्यूशन कर रही है, लेकिन हम इस वक़्त जियोग्राफिकल पॉइंट के हवाले से अगर देखा जाए, इनके ज़ाहिर है असरार डायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर पड़ रहे हैं। चाइना है और ये मैंने भारत का ज़िक्र किया। तो कुछ हम ऐसा कुछ आपके ज़हन में कोई ऐसा आइडिया है कि पाकिस्तान एट लीस्ट अगर ये इस तरह की डैमेज एंड लॉस फंड नहीं देते, तो एट लीस्ट एनवायरनमेंट रिलेटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द क्लाइमेट, हमारे जो ग्लेशियर्स हैं उनकी सेफ्टी के हवाले से
कोई ऐसी प्रोग्राम्स जनरेट किए जा सकें कि जिसके ऊपर फिर ये इंटरनेशनल फंडिंग को जो है वो यहाँ पर कारआमद बनाया जाए? कुछ ऐसे हम काम कर सकते हैं? देखिए, ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। देखिए, आप जैसे कार्बन क्रेडिट का मैंने आपको बताया कि हम अ, जैसे पिछली गवर्नमेंट के अंदर 10 बिलियन सुनामी ट्री की बात हुई है, जी। उस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें हम डोनर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि अब जो ग्लेशियर मेल्टिंग है, बेसिकली ये तो इंटरनेशनल इशू है ना, ये तो जी, जी। पाकिस्तान खुद जो भी कर ले, जैसे आपने खुद जिक्र किया कि हमारी कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल एमिशन इज 0.1%, जी। ठीक है। तो हम उस 0.1% को भी अगर कंट्रोल कर लेंगे, तब भी हम ग्लेशियर मेल्टिंग को तो नहीं एड्रेस कर नहीं रोक सकते। सकते, लेकिन डैम्स बनाना या कोई इस तरह की चीजें जिससे उस सैलाबी नहीं, पानी को एग्जैक्टली रोका जा सके। जो हमारे अपनी जी। नीड है हमारी वाटर की, उसके ऊपर तो यकीन है आपको वाटर कंजर्वेशन के ऊपर बड़े काम करने की जरूरत है, वाटर स्टोरेज के ऊपर काम करने की बहुत सारी जरूरत है। जी। कि अब जैसे जिस तरीके से बारिशें ज्यादा हो रही हैं, तो बेसिकली इस पानी को हम यूटिलाइज कर सकते जी। हैं फॉर रेन्यूएबल एनर्जी, हम जी, यूटिलाइज कर सकते बिल्कुल। हैं इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपना एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। तो एक तो मेरा ख्याल ये है कि हमारे पास जो पोटेंशियल है, जो स्टार्टिंग फ्रॉम गिलगित, चित्राल और स्वात से जी। हमारा जो ये रिवर्स हैं बेसिकली, दरियाई इसके ऊपर जी, ये बिल्कुल। बहुत बड़ा इसका पोटेंशियल रेन्यूएबल एनर्जी का। हम्म, तो मेरा ख्याल ये है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं रेन्यूएबल एनर्जी पैदा करके, हम्म, कि हम जो क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट हैं उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो एक तो मेरा ख्याल ये बहुत बड़ा सेलेबल पॉइंट हो सकता है जी। कि हम रेन्यूएबल एनर्जी पे काम करें। दूसरा ये कि आपने बिल्कुल सही कहा कि डैम्स बनाने की जरूरत है, कि हम वाटर स्टोरेज के ऊपर ज्यादा काम काम करें और करें। फिर उस पानी को हम यूटिलाइज कर सकें फॉर ग्राउंड वाटर रिचार्ज एज जी। वेल एज की एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। सही। मैं इसलिए ये चाह रही हूँ कि आपके पास माशाल्लाह इतना इफेक्टिव प्लेटफॉर्म है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटीज के साथ, क्योंकि आप लोग राब्ते में भी हुए और जैसे अभी आपने फरमाया कि लास्ट COP28 आप उसके उसमें मौजूद भी थे। तो ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनके अंदर अगर आई थिंक कि विद द आइडियाज जाएं, इंस्टेड ऑफ के डैमेज एंड लॉस फंड में हमें पैसे दे दें, अगर विद द आइडियाज जाएं तो मेरा ख्याल है कि शायद हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को ज्यादा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं। मेरा ख्याल है उसमें पाकिस्तान ने अपना हमेशा काम किया है। अच्छा जी। रोल प्ले किया है। हुकूमत पाकिस्तान, बहुत सारे और इदारे हैं जो नॉन गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी हैं, और जितनी भी इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस होती है उसमें जाके अपना केस प्रेजेंट हम करते रहे। लेकिन बात यह है कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो पॉलिसी फ्रेमवर्क बनता है, खासतौर पर जो डेवलप्ड नेशंस हैं, जो 20 जी। ममालिक हैं, स्ट्रॉन्ग ममालिक हैं, जो कि ज़्यादातर इंडस्ट्रियल बेस है उनके लेवल पे पॉलिसी साजी जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और वो कहाँ तक हमें सुनते हैं ये एक और बिल्कुल। डायलेमा है बेसिकली। सही। लास्ट आपसे सवाल पूछना चाहूँगी, क्योंकि आपका फील्ड वर्क बहुत है पीपीएएफ का। तो जब आप लोग इन कम्युनिटीज़ में गए तो आपको कोई चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है कि जो आप चाहें कि पाकिस्तानी अवाम अपने चाहे वो बिहेवियर चेंजेस हैं या कोई और ऐसा चैलेंज जो आप लोगों की टीम फेस कर रही हो? देखिए, चैलेंजेस तो बहुत होते हैं, जी। और हमारा मुल्क माशाल्लाह बड़ा डाइवर्सिफाइड मुल्क है। नो डाउट। इसमें मल्टीलिंगुअल सोसाइटी है हमारी, और ट्राइबल सोसाइटी भी है। तकरीबन हर प्रोविंस के अंदर ट्राइब्स मौजूद हैं, तो यकीनन चैलेंजेस होते हैं। सबसे पहले तो जो सोशल कोहेजन होता है उसके अंदर होता है कि जी जो आपस में हमारी ज़ात है, बिरादरी है और ट्राइब्स हैं, उसके डिफरेंसेस होते हैं। तो एक वो हम कोशिश करते हैं कि उनको इकट्ठा बिठाएं कि ठीक है, आपके जो डिफरेंसेस हैं, ट्राइबल हैं या दूसरे हैं, तो उसको आप बाद में देखें, लेकिन पहले तो आप मिल के जो है ना अपने इश्यूज को एड्रेस करें। तो एक तो वो सोशल कोहेजन क्रिएट करने के लिए इनिशियल स्टेज के ऊपर कुछ जगहों पर रेजिस्टेंस आती है। अच्छा। फिर यह है कि जो प्रैक्टिसेस होती हैं, फॉर एग्जांपल जब हम जाते हैं कि बिहेवियर चेंज के हवाले से कि जी आप पानी साफ पिएं, हाइजीन कंडीशंस को अपनी इम्प्रूव करें। अब एक ज़माना था कि जब आप लोगों को तबलीग करते थे कि जी आप घरों के अंदर लैट्रीन बनाएं, तो उस पर बड़ी रेजिस्टेंस होती थी, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो चीज़ें एक्सेप्टेबल होना शुरू हो गई। तो उस किस्म के चैलेंजेस आते हैं। फिर यह है कि कुछ जगहों पे ये है कि वो रिसीविंग मेंटालिटी जो डेवलप हो जाती है, कि जहाँ पे ज़्यादातर लोग जाके सिर्फ जो है ना वो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, वहाँ पे जब उनको ओनरशिप का कल्चर इनकलकेट करते हैं, तो वो कहते हैं जी फलां तो आए थे, उन्होंने तो हमें वैसे ही ये स्कीम लगा के दे दी, आप शेयर मांगते हैं। उस पर थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होती है, लेकिन जब एक लॉन्ग टर्म एसोसिएशन के साथ होती है तो वो इशू एड्रेस होते हैं। और मेरा ख्याल ये है कि हमारे लोग बड़े रेजिलियंट लोग हैं, और हर किस्म का जो चाहे वो नेचुरल डिज़ास्टर हो, वो मैन मेड डिज़ास्टर हो, हमारे लोगों ने उसको रेजिस्ट किया है, उसको एब्जॉर्ब किया है और उसमें अपनी ज़िंदगी गुजारी है। हमने पिछले 40 साल के अंदर देखा है कि हम एक वार जोन के अंदर रहते रहे हैं, तो उसके जो असरात रहे हैं उसमें भी हमारी कम्युनिटीज़ बड़ी रेजिलियंट रही हैं। चैलेंजेस यकीनन होते हैं, लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम बहुत बहादुर कौम है, और बहुत
एक दूसरे के लिए इनके दिलों में प्यार भी बहुत है। आप देख लें कि जब भी कोविड का टाइम जब आया तो उस तरीके से इफेक्ट नहीं आया कि लोग भूखे मरे। हालांकि घरों में थे, कारोबार जी। लोगों के बहुत सारे बंद हो गए थे। तो जो लोकल लोग हैं हमारे, जो चैरिटी है बेसिकली, वो जो एक जज्बा है लोगों का, वो आप देख लें अब उसने 2005 बचाया के उनको। ज़लज़ले में भी एग्जैक्टली एक बड़ी एग्जैक्टली इसने मिसाल और बनाई लोग थी। हमारे जो ना वो बड़े उनके अंदर वो इसार मौजूद है। आपने हुँ। अफगान रेफ्यूजीज की बात की, मैं समझता हूँ कि अफगान रेफ्यूजीज के साथ साथ जब हमारे अपने मुल्क के अंदर मसाइल आए तो लोगों ने बढ़ चढ़ के अपने लोगों की मदद की है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये हमारी पाकिस्तानी कौम की एक खासियत है कि रेजिलियंट भी हैं, हमदर्द भी हैं, एक दूसरे का एहसास भी रखते हैं। तो वो ठीक है, वो चैलेंजेस तो घरों पे भी आते हैं, सही। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वो चैलेंजेस ऐसे नहीं है कि हम काम ना कर सकें इलाकों के अंदर। हमने पाकिस्तान के हर इलाके में काम किया है। 147 ज़िला के अंदर हमने कंट्रीब्यूशन दी है और इवन वॉर ऑन टेरर के दौरान जहाँ पे बहुत सारे इलाके नो गो एरिया थे, वहाँ पे भी हमारी तंजीमें जो है काम करती रही हैं और कम्युनिटीज़ हमेशा हमें वेलकम कहा है। वेलकम कहा। नाज़िर साहब, लास्ट में मैं चाहूँगी कि कोई पैगाम हमारे सुनने वालों को और देखने वालों को आप देना चाहें? बस मैं यही कहूँगा जी कि हमारे इस मुल्क का थोड़ा को अल्लाह पाक ने हर किस्म की नेमत से नवाजा है। तो हमें थोड़ा-सा जो है ना अपना एक इस मुल्क को ओन करने की ज़रूरत है, जो कि हम कर रहे हैं यकीनन। और थोड़ा-सा हमें अपनी गवर्नेंस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और अ, आम जो लोग हैं उनसे मैं यही गुज़ारिश करूँगा कि इस मुल्क के जो भी वसाइल हैं उनको आप ओन करें और उनको जुडिशियस यूज़ को एंश्योर करें। साथ जो हमारी जो सर्विसेज़ होती हैं, जो गवर्नमेंट एक्सटेंड करती है, उनको डिफंड करने के बजाय उनको फंक्शनल रखें। बहुत-बहुत शुक्रिया नादिर गुल बरेच साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। और सामीन, ये पाकिस्तान पॉवर्टी एलिविएशन फ़ंड, पाकिस्तान का जो तख़फ़ीफ़ गुर्बत फ़ंड है, उनके सीईओ, उनकी गुफ्तगू आप सुन रहे थे। बहुत ही कलील अभी अरसा हुआ है इन्हें सीईओ का ओहदा संभाले हुए, और उस दौरान में क्या-क्या इन्होंने काम किए हैं, वो हमारी कोशिश थी कि आज के इस इंटरव्यू में ज़रा तफ़सील से आप तक पहुँचाया जाए। इंशाल्लाह आगे भी किसी प्रोग्राम में, किसी पॉडकास्ट में हम इनको ज़रूर दोबारा से दावत देंगे कि वो आएँ। और आप लोग भी अगर कोई समझते हैं कि आपकी कम्युनिटी के हवाले से पीपीएएफ कोई किरदार अदा कर सकता है, तो हमें ज़रूर कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। हम पीपीएएफ की टीम को आपकी राय से ज़रूर आगाह करेंगे। सदफ रानी को दीजिएगा इस पॉडकास्ट से इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।